गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने बात की थी इंटरफेस, और इंटरफेस जो कि प्रिपरेटरी फेस है सेल की, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवाइड होने से पहले, यानी 95% टाइम उसका इंटरफेस में जाता है और 5% टाइम, यानी अगर हम 24 आवर्स में देख रहे हैं ह्यूमन सेल डिवाइड हो रही है तो 23 आवर्स उसके इंटरफेस में जा रहे हैं और खाली 1 घंटे के अंदर पूरी की पूरी सेल डिवाइड हो जाती है। तो हम इंटरफेस की बात कर रहे थे कि क्या क्या सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, किस फेस में क्या बनाती है। तो हमने बात की थी एस फेस की, कि एस फेस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फेस होता है, जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेस, जिसके अंदर 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं करता, सिर्फ डीएनए का अमाउंट डबल होता है। तो डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो रहा है, यानी अगर पहले वो 2C था, यहाँ पर अगर G1 फेज में वो 2C था तो S फेज के अंदर यानी वो 4C हो जाएगा, यानी डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। कैसे? अगर हम ये देखें, इस तरह से एक क्रोमोसोम है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ये क्रोमोनीमेटा प्रेजेंट होते हैं, यानी डीएनए जो कि कॉइल्ड होता है न्यूक्लियोसोम के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोनीमेटा। ये इस तरह से कॉइल्ड थ्रेड होते हैं, यानी एक तरह से डीएनए और जो कि न्यूक्लियोसोम के ऊपर लिपटा हुआ है, जिसको हम बोल रहे हैं क्रोमोनीमेटा, वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के अंदर। और अगर हम देखें तो ये क्या करेगा, डुप्लीकेशन करेगा, यानी अपना अमाउंट डबल करेगा। हमने यही बात बोली है। तो ये अपना अमाउंट जब डबल करेगा, इस तरह से ये अपना अमाउंट डबल कर रहा है, यानी एक थ्रेड ये हो गया, ठीक है। अब इसने रेप्लिकेशन किया, यानी अपने इस अमाउंट को डबल कर लिया, ठीक है। ये अमाउंट इसका जो कॉपी थी, इसकी एक एक कॉपी बन गई। अब ये इसका अमाउंट डबल हो गया है, एक एक कॉपी बन गई है। अब बीच में से क्या होगा, यहाँ पर इसका ये इस तरह से मेम्ब्रेन आ जाएगी, इस तरह से, और इनको अब बोलते हैं हम क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये क्या कहलाते हैं अब, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रोमियर एक ही है, यानी क्रोमोसोम एक ही है। देखो ये क्रोमोसोम अगर नंबर हम बोल रहे थे 1 है, तो ये भी क्रोमोसोम 1 है, बट डीएनए का अमाउंट क्या हुआ है, डबल हुआ है। यहाँ पर डीएनए का अमाउंट 2C था, तो यहाँ पर 4C हो गया, यानी उसने अपनी एक कॉपी बना ली। जुड़ा हुआ सेंट्रोमियर एक ही है। आप सेंट्रोमियर को काउंट करके, यानी जहां पर ये अटैच्ड है, इसको काउंट करके आप क्रोमोसोम का नंबर काउंट कर सकते हैं। तो सेंट्रोमियर वहीं पर ही है, यहाँ पर इसका अमाउंट डबल हो गया है। देखो डीएनए ने अपनी कॉपी बना ली है। अब जब सेल डिवाइड होगी उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पर अगर जब स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होंगे तो आधा आधा स्प्लिट हो जाता है। वो कब होता है मैं भी आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पर जब ये माइटोसिस में जाएगा, तो माइटोसिस के अंदर जब एक फेस आती है एनाफेज, जहां पर ये स्प्लिट होता है, तो आधे क्रोमोसोम जो है वो, ये क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाएगा, तो आधे क्रोमेटिड एक तरफ जाएंगे, आधे क्रोमेटिड एक तरफ जाएंगे, जिनको हम अब बोलने लग जाएंगे डॉटर क्रोमोसोम। यानी यहाँ पर ये स्पिंडल जब आएगा तो ये बीच में से जो है वो डिवाइड हो जाएगी सेंट्रोमियर, यानी इस तरह से डिवाइड होके आधे एक तरफ चले जाएंगे और आधे एक तरफ चले जाते हैं। तब ये जो है क्रोमोसोम नंबर खाली उतने फेस में ही डबल रहता है, बस उसके बाद फिर से वो आधा आधा हो जाता है। इसको हम इस बात में यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड, यानी सिस्टर क्रोमेटिड, जो सेंट्रोमियर से जुड़े हैं। तो अमाउंट डीएनए का, यानी इसका यहाँ पर G1 फेस में अगर 2C था, तो S फेस में वो 4C हो गया, और जब वो यहाँ पे पहुंचा तो क्रोमोसोम नंबर तो 2N ही है। यहाँ से अगर क्रोमोसोम नंबर 2N से स्टार्ट हुआ था तो डिप्लॉयड सेल थी, तो क्रोमोसोम नंबर 2N ही चल रहा है, यानी 46 के 46 ही हैं। पर यहाँ पर जो ये जो था डीएनए का अमाउंट मान लो 2C था, तो यहाँ पर पहुंच के क्या हुआ, 4C हो गया। यहाँ पर भी अभी 4C है, डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका है। अब ये बात तो हो गई हमारी एस फेज की। अब डीएनए के अमाउंट को डबल करने के लिए G1 फेज के अंदर ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया है, यानी डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है, क्रोमोसोम नंबर सेम है, यानी ये क्रोमोसोम एक ही है। बीच में से किस तरह से ये इसने रेप्लिकेट किया, डीएनए ने अपने आप को, और अपना अमाउंट डबल कर लिया, और बीच में वॉल बन गई। अब ये कहलाती हैं 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई हैं।
अब हम आते हैं कि हमने बात इसलिए पहले यहाँ पर की थी कि हमें पता है कि यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन होना है, तो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए क्या चीजें चाहिए? तो डीएनए का रॉ मटेरियल क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। भाई डीएनए को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड हमको चाहिए, तो इसका मतलब जीवन फेज के अंदर हमें क्या बन जाने चाहिए? न्यूक्लियोटाइड्स बन जाने चाहिए, जो इसका रॉ मटेरियल है। तो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। अब न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, इसको बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के प्रोसेस नहीं होगी। हर काम के लिए एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पर एटीपी भी चाहिए हमको। अब एंजाइम्स चाहिए, क्योंकि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होना है तो उसको पॉलीमराइजेशन कराना है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है। जोड़ने के लिए आपको पता है एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हमको प्रोटीन की जरूरत है, प्रोटीन यानी एंजाइम्स की जरूरत है। तो प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस यानी एंजाइम्स आप बोल सकते हो, एंजाइम्स चाहिए और ज्यादातर एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन, तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा। न्यूक्लियोटाइड चाहिए, एटीपी यानी एनर्जी चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस का अमाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि हमको एंजाइम्स चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। और ज्यादातर सेल ऑर्गेनल्स इसमें डुप्लीकेट हो जाते हैं, ज्यादातर सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर डुप्लीकेट हो जाते हैं, कुछ बच जाते हैं वो मैं अभी बताती हूँ। ज्यादातर सेल ऑर्गेनल्स जीवन फेज के अंदर डुप्लीकेट हो जाते हैं, यानी डबल हो जाते हैं अमाउंट में। तो प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर हो जानी चाहिए, एंजाइम्स क्योंकि हमें चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए जो कि डीएनए का रॉ मटेरियल है। बिना इस एनर्जी के ये प्रोसेस नहीं होगी, तो हमको एनर्जी चाहिए यानी एटीपी चाहिए। सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो जाएंगे। इसके अलावा हमको एक चीज और चाहिए, आरएनए प्राइमर। अगर आपको डीएनए रेप्लिकेशन याद है तो बिना आरएनए के जो है डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, तो हमको आरएनए भी चाहिए, तो वो भी यहाँ बन जाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये फेस पहले बताई थी, ताकि इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो यहाँ पहले बन जानी चाहिए। जब ये बन जाएंगी तब सेल जो है वो एस फेज के अंदर एंटर करेगी। तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो गई यानी एंजाइम बन गए हैं, आरएनए बन गए हैं, न्यूक्लियोटाइड बन गया है, एनर्जी मॉलिक्यूल है, सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो गए हैं, तब सेल एस फेज में जाएगी। अब जब सेल फेज एस फेज में चली गई, डीएनए का अमाउंट भी डबल हो गया। अब आती है G2 फेज में। अब G2 फेज में यानी कि अब G2 के बाद तो उसको डायरेक्ट डिवाइड होना है। तो अब जो स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो कुछ कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट अगर प्लांट सेल है तो, गोल्जी बॉडी, ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो यहाँ पर G2 फेज में डुप्लीकेट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, ये कुछ सेल ऑर्गेनल हैं जो G2 फेज में करते हैं, नहीं तो मोस्टली सेल ऑर्गेनल जो है वो G1 फेज के अंदर डुप्लीकेट हो जाते हैं। कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस भी चाहिए हमको इस फेज के अंदर। क्यों चाहिए? क्योंकि जब सेल डिवाइड होगी तो वहां पर हमको एक तो स्पिंडल फाइबर के लिए भी चाहिए, स्पिंडल फाइबर जो बनेंगे वो भी प्रोटीन से बनेंगे, तो प्रोटीन उसके लिए भी चाहिए हमको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी जब सेल दो सेल में डिवाइड होनी है, तो वहां पर भी हमको चाहिए। तो प्रोटीन सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, इनका डुप्लीकेशन, तो ये सारा काम G2 फेज में होता है। क्योंकि अब जब ये सब कुछ हो जाएगा तब सेल डिवीजन के लिए तैयार है, तब जाके सेल डिवाइड होगी। तो अब पता चला आपको कि क्या क्या चाहिए, यानी ये चीजें जब बन जाएंगी तो एस फेज में एंटर करेगी। डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया, तब सेल G2 फेज में एंटर करेगी। G2 फेज में सेल को जाके अब नेक्स्ट डिवाइड होना है, तो सारी प्रोटीन उसके पास बन जानी चाहिए, सारे सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट हो जाने चाहिए, तभी जाके सेल एम फेज यानी डिवीजन फेज में एंटर करेगी। अब जब यहाँ एम फेज में आती है, जिसको हम डिवीजन फेज बोलते हैं, उसके अंदर दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है कैरियोकाइनेसिस और एक होती है साइटोकाइनेसिस। एक प्रोसेस कौन सी होती है एम फेज की? एक होती है, सबसे पहले होती है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, यानी पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। सेकेंड प्रोसेस होती है साइटोकाइनेसिस, ये एम फेज में होती है। किसमें हो रही है ये? डिवीजन फेज में। माइटोटिक फेज में दो प्रोसेस होती है, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन। डिवीजन ऑफ काइनेसिस मींस डिवीजन, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन यानी पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो ये दो फेज आपको एम फेज में यानी माइटोसिस के अंदर आपको देखने को मिलेंगी।
कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन फिर साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर जो हमने एम फेज बात की है, इस एम फेज के अंदर कौन कौन सी ये फेसेस आ जाएंगी, यानी कैरियोकाइनेसिस के अंदर कौन कौन सी फेसेस आएंगी। कैरियोकाइनेसिस के अंदर यहाँ पर ये क्लियर हो गया, ये दो फेसेस होंगी, पहले होगा कैरियोकाइनेसिस फिर होगा साइटोकाइनेसिस। अब जब ये न्यूक्लियस यानी कैरियोकाइनेसिस होगा तो उसके अंदर कौन कौन सी फेसेस आएंगी, उसके अंदर आप 4 फेसेस पढ़ेंगे। पहली है प्रोफेस, सेकेंड है मेटाफेस, थर्ड है एनाफेस और फोर्थ है टीलोफेस। यानी ये 4 फेस होंगी, पहले प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी यहाँ पर और उसके बाद जाके 2 सेल का डिवीजन हो जाएगा, यानी एक सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 2 सेल में। माइटोसिस की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। सो पहले प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, साइटोकाइनेसिस और उसके बाद 2 सेल बन जाएगी, यानी एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हम पूरा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर मैं एक स्टेज और है आती है, वो मैं बताने जा रही हूँ। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ये जाके तब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तब वो 2 सेल बनेगी। पर यहाँ पर एक स्टेज और आती है G0 फेस या G0 फेस या क्विसेंट फेस इसको बोलते हैं, जिसके अंदर सेल जो है अगर वो डिवाइड नहीं करना चाहती है तो वो उस स्टेज में चली जाती है, इनएक्टिव स्टेज में। इनएक्टिव किसके लिए, कि वो डिवाइड नहीं हो रही है, वैसे वो बहुत मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट सिर्फ डिवाइड नहीं हो रही है, इसलिए वो उस स्टेज में चली जाती है, उसको हम क्विसेंट फेस या G0 फेस बोलते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं यहाँ पर ये बता दूं, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ सेल्स, इसको बोलते हैं G0 फेस, G0 फेस, G0 फेस या क्विसेंट फेस। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल इस स्टेज में ही रहती हैं, इनएक्टिव स्टेज में, यानी इनएक्टिव किस लिए, सिर्फ डिवीजन नहीं होगा। जैसे नर्व सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं, वो हमेशा क्विसेंट स्टेज में ही रहती हैं, आगे कभी न्यूरॉन नए नहीं बनेंगे, जो एक बार बर्थ में बन गए वही बनेंगे। और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव स्टेज में है, यानी यहाँ पर पहले डिवाइड हुई, डिवाइड होने के बाद मान लो ये जो 2 सेल्स बनी थी ये G1 फेज में एंटर करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि अभी ये साइज में छोटी हैं, इनको ग्रो करना है, तो ये अपने साइज में बड़ी होंगी, तो ये G1 फेज में गई, अपना ग्रो की, उसके बाद डिपेंड करता है कि ये आगे जाना चाहती हैं सेल डिवीजन के लिए या नहीं। तो अगर तो ये जाना चाहती है तो ये साइकिल को कंटिन्यू करेंगी, और नहीं जाना चाहती तो वो G0 फेज या इनएक्टिव स्टेज में चली जाती हैं। यानी जैसे अगर आपने याद हो आपको टिश्यू का, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं जो इस साइकिल को फॉलो करते हैं, पर उसमें से वो ये प्रॉपर्टी को छोड़ के कुछ सेल्स क्या हो जाती हैं, जो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी को छोड़ के स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं, तो उनको हम परमानेंट टिश्यू बोलने लगते हैं। तो वो किस फेज में चली गई, वो चली गई G0 फेज में, तो उसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। यानी ये सेल वैसे तो सारी जाएंगी G1 फेज में, पहले ग्रो करेंगी, उसके बाद डिपेंड करता है वो आगे G1 को कंटिन्यू करें या G0 फेज में जाएं। यानी वो इस सेल साइकिल में अभी नहीं जा रही हैं, वो इनएक्टिव हो गई है डिवीजन के लिए, वैसे वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मान लो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी वो डिफरेंशिएट हो गई, क्या बना लिया उन्होंने, बना लिया उन्होंने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसमें डिफरेंशिएट हो जाती है जब उनकी ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, बट यहाँ पर सिर्फ एक पैरेन्काइमा ऐसा है जो डी डिफरेंशिएट हो सकता है, यानी अगर जरूरत पड़ती है तो वापस से मेरिस्टेमेटिक हो सकता है, यानी G0 फेज से निकल के वापस से सेल साइकिल में एंटर कर सकता है। यानी यहाँ पर सेल एंटर की, ग्रो की, G0 फेज में चली गई, यानी डिफरेंशिएट हो गई, बन गई पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। मैं इसलिए ये बता रही हूँ एग्जाम्पल देके क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के फॉर्म पे चली गई, यानी अब उनको अब डिवाइड नहीं होना, वो डिफरेंशिएट हो गई अलग अलग काम करने के लिए। पर इसमें से सिर्फ पैरेन्काइमा के पास ये प्रॉपर्टी है कि पैरेन्काइमा डी डिफरेंशिएटेड मतलब
डी डिफरेंशिएटेड का मतलब है वापस से रिवर्स, कि G0 फेज से निकल के वापस से G1 फेज के अंदर एंटर कर जाए। यानी G0 फेज में चला गया था पर जरूरत पड़ने पर G1 फेज में एंटर कर जाएगा और पूरी सेल साइकिल को कंटिन्यू करेगा। तो ये कब होता है, अगर आपको याद हो, सेकेंडरी जब ग्रोथ होती है स्टेम के अंदर, तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है उसमें से कुछ सेल्स क्या करती हैं, कॉर्केम्बियम बनाती हैं, है ना। वो क्या होती हैं, कॉर्केम्बियम बनाती हैं। यानी वो जो पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं, वो पैरेन्काइमा की सेल्स वहां पर जो पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं वो क्या बना लेती हैं, कॉर्केम्बियम, तो डिफरेंशिएट हो जाती है कॉर्केम्बियम, और ये कॉर्केम्बियम फिर कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी फिर से पैरेन्काइमा की सेल भी बनाता है। तो यहाँ पर वो डी डिफरेंशिएट होता है, पैरेन्काइमा की सेल डी डिफरेंशिएटेड होकर कॉर्केम्बियम बनाती है। तो ये डी डिफरेंशिएशन है, यानी विल्सेस साइकिल के अंदर एंटर करना और डिवाइड करना। तो इस तरह से G0 फेज मींस वो इनएक्टिव स्टेज है, तब के लिए, किसके लिए इनएक्टिव, कि वो डिवाइड नहीं कर रही है, डिफरेंशिएट हो गई है। तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल देके आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो इस साइकिल को फॉलो करती हैं, बट उसमें से कुछ सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं, G0 फेज में चली जाती हैं, यानी स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में। पर पैरेन्काइमा के पास ये प्रॉपर्टी है, वो डी डिफरेंशिएट होकर वापस से कंटिन्यू आ सकती है साइकिल में, जब वो बनाती है सेकेंडरी, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे कॉर्केम्बियम वहां पर, तो डी डिफरेंशिएट होके वापस से वो सेल बनाती है। तो G0 फेज यानी वो इनएक्टिव स्टेज फॉर डिवीजन। तो इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है, चलती रहती है और सेल डिवाइड होती रहती हैं, और उनका जो है क्रोमोसोम नंबर साइकिल का, अगर इक्वेशनल डिवीजन है तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। यहाँ पर डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा था बट क्रोमोसोम नंबर सेम था। तो अब हम बात करेंगे, ये हमारी हो गई सेल साइकिल यानी इंटरफेज। अब हम स्टार्ट करेंगे एम फेज यानी माइटोटिक फेज यानी प्रोफेज यानी फर्स्ट फेज, जिसके अंदर सेल डिवाइड करेगी, और डिवाइड करने के लिए जो फर्स्ट फेज है प्रोफेज, उसको हम पढ़ेंगे।